नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक क्रिया। देखिए, क्रिया जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि क्रिया ये आपकी छोटी क्लासेस का टॉपिक होता है। लेकिन क्योंकि क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़कर, जिसको समझकर आप बाकी के सारे टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि हिंदी व्याकरण तो आपके क्लास 6 में हो चाहे क्लास 10th में हो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है पढ़नी और समझनी। तो क्योंकि हम यहाँ पर क्रिया पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हम यहाँ पर क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो हमने दो आधार पर क्रिया के भेदों को बांटा था, कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेदों को पूरी तरह से पढ़ चुके थे, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था। और लास्ट सेशन जो हमारा था, इससे पहले वाला जो सेशन था, उसमें हमने दूसरा रचना के आधार पर क्रिया के भेद, ये हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था। तो इसमें हमने यहाँ पर तीन तरह से हमने यहाँ पर जो रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं वो हमने पढ़ लिए थे। यानी कि सबसे पहले हमने सामान्य क्रिया पढ़ा था। क्या होता है सामान्य क्रिया? उसके बाद नंबर 2 पे हमने यहाँ पर पढ़ा था आपका सामान्य क्रिया के बाद हमने पढ़ा था संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया के बाद हमने पढ़ा था नाम धातु क्रिया। तो इस तरह से हम तीन यहाँ पर जो अपने रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं उन्हें पढ़ चुके हैं। तो सामान्य क्रिया में क्या कुछ हमने पढ़ा उसको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर संयुक्त क्रिया में हमने क्या पढ़ा, हम उसे यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पर था सामान्य क्रिया। तो यानी कि हमने सामान्य क्रिया, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, यानी कि सामान्य रूप से क्रिया का होना उसमें बताया जाता है, एक ही क्रिया होती है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा सेब लाई, मोहन कार्यालय गया, राकेश ने कपड़े बांटे, प्रकाश ने दुकान खरीदी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये हमारे सामान्य क्रिया के एग्जाम्पल है, सामान्य क्रिया के रूप में हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो इस तरह से सामान्य क्रिया का बहुत ही छोटी सी परिभाषा है और बहुत ही सरल से उदाहरण है, सरल से एग्जाम्पल है, जो कि आपने कॉपी में भी नोट डाउन किए होंगे। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा यहाँ पर संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया के बाद हमने दूसरी क्रिया पढ़ी संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया क्या होती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त यानी कि जिसमें दो चीजें हों। तो यहाँ पर कहा जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती है, क्रियाएं दो या दो से अधिक है लेकिन वो एक ही कार्य का बोध करा रही है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूं, ठीक है, पढ़ भी स्वयं में क्रिया है, क्रिया का मूल रूप ही पढ़ है, यानी कि जिसको धातु भी कहते हैं। तो पढ़ स्वयं क्रिया है, लेकिन सकता हूं ये दूसरी क्रिया है। तो एक ही वाक्य में दो क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाएं एक ही काम को बता रही है। मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूं, ठीक है, पढ़ और सकता हूं ये दोनों एक ही बात को स्पष्ट कर रही है। दूसरा, वह यह भार उठा सकता है, उठा भी क्रिया है और सकता है ये भी क्रिया है। तो यानी कि यहाँ पर दो क्रियाएं एक ही बात की तरफ इशारा कर रही है, एक ही बात को कंफर्म करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इसे संयुक्त क्रिया कहा है। और इसी के आधार पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा जिसे हमने कहा रंजक क्रिया। एक पॉइंट हमने पढ़ा इसी के आधार पर जिसे हमने कहा रंजक क्रिया। तो क्या होती है रंजक क्रिया? कि जो कुछ सहायक क्रियाएं होती हैं, कुछ सहायक क्रियाएं
जो मुख्य क्रिया होती है उनके साथ जुड़कर उसके प्रभाव को बढ़ा देती हैं। कुछ सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके प्रभाव को बढ़ा देती है और इसीलिए ऐसी सहायक क्रियाएं रंजक क्रिया कहलाती है। ऐसी सहायक क्रियाएं जो है रंजक क्रियाएं रंजक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रंजक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था और रंजक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर बताए थे। जैसे गीता ने गाजर खा ली, गीता ने गाजर खा ली, अंशु कुर्सी पर बैठ गई, रमेश लौट आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन जो हमने शब्द लिखे, खा, बैठ और लौट, ये तो मुख्य क्रियाएं हैं, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं, धातु भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो खा, बैठ, लौट, ये तो मुख्य क्रिया है। अब इनके साथ जुड़कर कौन कौन सी क्रियाएं जुड़ी हैं, ली, गई, आया, ये तीन क्रियाएं यहाँ पर जुड़ी है और ये क्या कर रही है, मुख्य क्रिया के प्रभाव को बढ़ा रही है। कौन सी क्रियाएं कहलाती है, रंजक क्रियाएं। रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के प्रभाव को बढ़ा रही है। इसके बाद हमने नंबर 3 यहाँ पर पढ़ा था, नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं किसे कहते हैं? तो देखिए, अब बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सी परिभाषा हमने लिखी है। जैसा नाम है हमारे पॉइंट का, बिल्कुल उसी के आधार पर हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवाची। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नामिक क्रियाएं या नाम धातु क्रियाएं कहलाती है, जो संज्ञा शब्द से, सर्वनाम से, विशेषण से या अनुकरणवाची शब्दों से बनती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, रमेश दरवाजा रंगने लगा, हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए, आयुष पाठ दोहराने लगा, आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। तो देखिए, ये क्या है, कुछ शब्द संज्ञा शब्द है, कुछ शब्द सर्वनाम शब्द है, कुछ शब्द विशेषण शब्द है और कुछ शब्द अनुकरणवाची शब्द यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर नाम धातु क्रियाएं जो है वो भी हमने पढ़ ली। तो आगे अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या आता है, नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर नाम धातु क्रियाएं जो है उससे हम कैसे क्रियाएं बनाते हैं वो भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से जो अन्य नाम धातु क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है, वो एक बार देख लेते हैं। चलिए, कुछ अन्य नाम धातु क्रियाएं, कुछ अन्य नाम धातु क्रियाएं। तो देखिए, कुछ अन्य नाम धातु क्रियाएं कौन कौन सी है वो सबसे पहले आप देख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या कहा था, अनुकरणवाची। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द ले लेते हैं कि संज्ञा शब्द में और कौन कौन सी नाम धातु क्रियाएं हैं। चलिए, जैसे लात, तो लतियाना, बात, बतियाना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, नाम धातु क्रियाएं हैं। ठीक है, शर्म, शर्माना। ठीक है, दुख, दुखाना।
आदि, ये सभी नाम धातु क्रियाएं हैं। कौन सी? संज्ञा वाली। कौन सी है ये? संज्ञा। अब सर्वनाम शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में कौन कौन सी है? देखिए, मैं, मी मियाना, आदि। अब विशेषण शब्दों में, विशेषण विशेषण शब्दों में देख लीजिए, विशेषण शब्दों में कौन कौन सी नाम धातु क्रियाएं हैं? दुबला, ठीक है, विशेषण है दुबलाना, गर्म, गरमाना, गरमाना, ठंडा, ठंडाना। उसके बाद आता है आपका अनुकरणवाची शब्दों में। अनुकरणवाची शब्दों में, अनुकरणवाची शब्दों में देखिए, टिक टिक, तो क्या होगा? टिक टिकियाना, टिक टिक, टिक टिकियाना, या टिक टिकाना। इसी तरह से ठक ठक, क्या होगा? ठक ठकाना, ठीक है। थप थप, थप थपाना, ठीक है। तो ये कुछ नाम धातु क्रियाएं हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और अनुकरणवाची शब्दों से। तो देखिए, कुछ अन्य जो नाम धातु क्रियाएं हैं वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी, और नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। देखिए, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ और एग्जाम्पल्स आपको अब यहाँ पर मिल गए हैं नाम धातु क्रियाओं के, ठीक है। तो इस तरह से नाम धातु क्रियाएं अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाओं, ठीक है, जो अनुकरणवाची शब्द है, जैसे टिक टिक, ठीक है, तो इससे बन गई क्रिया टिक टिकाना। थप थप, इससे क्रिया बन गई थप थपाना, ठीक है। ठक ठक ठक, तो इससे क्रिया बन गई ठक ठकाना, ठीक है। जैसे दुबला, दुबलाना, गर्म, गरमाना, ठंडा, ठंडाना। इसी तरह से सर्वनाम शब्दों में मैं, तो मी मियाना, लात संज्ञा शब्द है, लतियाना, यहाँ पर नामिक क्रिया बन गया, नाम धातु क्रिया बन गया। बात क्रिया संज्ञा है, बतियाना क्या बन गया? नामिक क्रिया या नाम धातु। शर्म संज्ञा है, लेकिन उससे क्या बना? शर्माना। दुख, उससे क्या बना? दुखाना। तो अलग अलग शब्दों से यहाँ पर नाम धातु क्रियाएं हमने बनाई है। अब हम आते हैं अपने नंबर 4th पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4th,
प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रश्न जब आता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि आप एक एक चीज को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया में सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है वो बताएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ही सरल सी इसकी परिभाषा है, पहले उसको लिख लीजिए। प्रेरणार्थक, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रेरणा देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? प्रेरणा देने का काम किया जा रहा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं, यानी कि जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें जो कर्ता होता है वो कार्य को स्वयं नहीं करता है, यानी कि वो काम को स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा गया है। देखिए उदाहरण के लिए राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है। राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, रमेश दादाजी को सड़क पार कराता है। रमेश दादाजी को सड़क पार कराता है। अगला है माँ बेटे को या बेटी को दूध पिलाती है। अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया।
अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि इसमें कर्ता खुद से काम नहीं करता जबकि दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है, तो राजेश अपने लिए पंजाबी नहीं पढ़ रहा है, ये राजेश अपना काम नहीं कर रहा है, राजेश अंशु को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसीलिए वो उसको क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, इसी तरह से रमेश दादाजी को सड़क पार कराता है। तो देखिए रमेश खुद के लिए सड़क पार नहीं कर रहा है, उसको सड़क पार नहीं करनी है, वो दादाजी को सड़क पार करवा रहा है, दादाजी को सड़क पार करवाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उनको सड़क पार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। माँ बेटी को दूध पिलाती है, माँ बेटी को दूध पिलाती है, तो माँ खुद से अपने लिए दूध नहीं पी रही है या अपने लिए दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि उसको भूख लगी है, तो उसके लिए माँ बेटी को दूध पिला रही है। ठीक है, तो इस तरह से अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया, यानी कि अध्यापिका ने नीना को निबंध लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि वो प्रेरणा देता है कि जैसे यहाँ पर पहला जो वाक्य है, वाक्य में अंशु पढ़ती है और उसे पढ़ने की प्रेरणा कौन दे रहा है, राजेश दे रहा है। पंजाबी जो पढ़ रही है, जो पंजाबी सीख रही है, वो तो अंशु है, लेकिन उसको इस काम के लिए प्रेरित कौन कर रहा है, राजेश कर रहा है। और दूसरे वाक्य में यहाँ पर जो रमेश है, रमेश की सहायता लेकर दादाजी सड़क पार करने के लिए एक तरह से प्रेरित हो रहे हैं, दादाजी सड़क पार कर रहे हैं। रमेश की प्रेरणा से, रमेश के सहयोग से दादाजी सड़क पार कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको प्रेरणार्थक वाक्यों के अंतर्गत रखा है। अगला है माँ बेटी को दूध पिलाती है। तो देखिए माँ की जो प्रेरणा है वो देखिए वाक्य में जो बेटी है वो माँ की प्रेरणा से दूध पीने के लिए एक तरह से दूध पी रही है। अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया, तो वाक्य में जो नीना है वो अध्यापिका की प्रेरणा से, यानी कि अध्यापिका ने उन्हें निबंध लिखने के लिए प्रेरित किया है, कहा है, इसीलिए वो निबंध लिख रही है। तो यहाँ पर देखिए कई तरह के आपको वाक्य दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के वाक्य है। कहीं पर प्रथम प्रेरणार्थक वाक्य है, यानी कि कहीं पर आपको लग रहा है कि पहले ही प्रेरणा दे दी गई है, और कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेरित करने की कोशिश की गई है। तो इसी के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया के भेद बताए गए हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। तो प्रेरणार्थक क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले से यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं दोनों भेदों को, फिर एक एक करके दोनों को समझेंगे। ठीक है, इसमें आपके जो 2 भेद होते हैं वो सबसे पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा भेद है जब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया ये होगी तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।
तो अब इसके नाम क्यों पड़े, क्यों इसको प्रथम प्रेरणार्थक कहा, क्यों इसको द्वितीय प्रेरणार्थक कहा, तो इसके लिए एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जो यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, यानी कि इसमें या आप लिख सकते हैं जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब प्रथम क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक कहलाती है। यानी कि जब कर्ता जो है वो स्वयं प्रेरणा दे रहा है कार्य को करने की, ठीक है, जब कर्ता काम को करने की स्वयं कार्य को स्वयं करने की प्रेरणा दे रहा है तो उसको प्रथम प्रेरणार्थक कहा है। देखिए कुछ एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर शुरू में हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था कि राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है, ठीक है। इसी के आधार पर हमने यहाँ पर बताया एक और एग्जाम्पल, इसको यहाँ पर लिख लीजिए कि तब वह प्रेरणार्थक, यहाँ पर तब क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अमित बच्चों को पाठ पढ़ाता है, ठीक है। अमित बच्चों को पाठ पढ़ाता है या बच्चे को पाठ पढ़ाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है कर्ता स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, यानी कि वो पाठ को पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो बच्चों को प्रेरणा दे रहा है कि पाठ को स्वयं कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य करने की, देखिए प्रथम प्रेरणार्थक में स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब प्रथम प्रेरणार्थक तब क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक कहलाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता कार्य को स्वयं कार्य में स्वयं सम्मिलित ना होकर, ठीक है, इसमें क्या होता है, कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित ना होकर, यानी कि वो कार्य को स्वयं नहीं करता है, स्वयं सम्मिलित ना होकर स्वयं सम्मिलित ना होकर किसी भी कार्य को करने में जब कर्ता स्वयं सम्मिलित नहीं होता है, यानी कि वो स्वयं से
किसी और को कार्य करने के लिए, कार्य में स्वयं सम्मिलित ना होकर किसी अन्य को कार्य, देखिए स्वयं तो सम्मिलित नहीं है, किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए है तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया, तो किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, स्वयं कार्य में सम्मिलित ना होकर प्रेरित करता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कार्य करते वक्त कर्ता स्वयं सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और उसी को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको। उदाहरण के लिए प्रमोद सुरेश से बच्चे को पढ़वाता है। प्रमोद सुरेश से बच्चे को पढ़वाता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रमोद है वो स्वयं कार्य को नहीं कर रहा है, यानी कि कार्य स्वयं से नहीं कर रहा है, वो सुरेश को प्रेरित कर रहा है बच्चे को पढ़वाने के लिए। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सुरेश को प्रेरित कर रहा है बच्चे को पढ़वाने के लिए, यानी कि वो खुद से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा है। तो इस तरह से अभी तक के हमारे यहाँ पर 4 जो पार्ट है वो हमने पढ़ लिए हैं। 4 बहुत अच्छे से पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सामान्य क्रिया, उसके बाद हमने संयुक्त क्रिया, उसके बाद नाम धातु क्रिया, और उसके बाद हमने प्रेरणार्थक क्रिया जो है उसको क्लियर कर लिया है। तो बहुत ही सरल, बहुत ही इजी है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा की क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि जिसमें कर्ता काम स्वयं काम को ना करके दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब नंबर 5 पर आता है हमारा पूर्णकालिक क्रिया। क्या होती है ये क्रिया, किसे कहते हैं पूर्णकालिक क्रिया, जरा एक बार हमसे देख लेते हैं। इसकी परिभाषा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, पूर्णकालिक क्रिया नंबर 5, पूर्णकालिक क्रिया। तो देखिए नाम से ही कुछ चीजें क्लियर हो रही है। पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं कि क्या होती है पूर्णकालिक क्रिया। पहले जान लेते हैं कि क्या होती है पूर्णकालिक क्रिया। देखिए किसी वाक्य में मुख्य क्रिया, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली
देखिए पूर्णकालिक, ठीक है, पूर्णकालिक यानी कि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली जो क्रिया होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आपका पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक, क्योंकि पूर्व यानी कि पहले, कालिक यानी कि समय से, ठीक है, पूर्व यानी कि पहले, कालिक यानी कि समय से। तो पूर्वकालिक क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली जो क्रिया होती है, ठीक है, पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती, ठीक है। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण के लिए, जैसे पहला पॉइंट, शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा, ठीक है, शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा। तो देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहाकर शब्द है, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि मुख्य क्रिया है पूजा करना, लेकिन उससे पहले क्या किया उसने, नहाया, तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे। आज हमने जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करेंगे, और आपका होमवर्क है कि इसमें आप लगभग 3 वाक्य और लिखकर लाएंगे, ठीक है। एक वाक्य ये है और 3 वाक्य और आप इसमें बनाकर लाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तभी आपका यहाँ पर पता चल पाएगा कि आप क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको एक बार घर पर जरूर रिवाइज करें और साथ ही इस होमवर्क को करें। बाकी का कोई भी डाउट इस टॉपिक से हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसे नेक्स्ट सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, साथ ही अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।